गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज ग्रामर का टाइम फिर से है, सैटरडे है आज। और ग्रामर में हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस में पहला टॉपिक है सिंपल सेंटेंस, कि जब हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, एक साधारण वाक्य बनाएंगे, तो कई सारे विधियों का प्रयोग होता है। इसके पहले आपने दो विधियों का अध्ययन किया। यूज ऑफ पार्टिसिपल पहली विधि थी, दूसरी विधि थी यूज ऑफ इंफिनिटिव, कल मैंने बताया। आज हम लोग आगे चलते हैं तीसरी विधि का। कोई भी हम आगे पीछे ले सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्रम जो लिखवाया गया है उसमें से आगे पीछे कोई भी पढ़ सकते हैं। तो कोई एक हम ले लेते हैं, फिर एक हम लेते हैं इसमें तीसरी विधि यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये आपकी तीसरी विधि हो गई। वाक्य में हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, होता है क्या है। नॉमिनेटिव मीन्स होता है सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट होता है, और एब्सोल्यूट का अर्थ होता है फ्री। सब्जेक्ट मतलब कर्ता और फ्री का अर्थ स्वतंत्र, इस तरीके से होता है। नॉमिनेटिव का अर्थ होता है कर्ता, मतलब दिए गए वाक्यों में से दो वाक्य होंगे और दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को क्या करते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, और उस सब्जेक्ट का वाक्य के क्रिया या उसके शेष भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दो चीजें मालूम होनी चाहिए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन कोई भी होगा, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री करना, स्वतंत्र करना, अलग कर देना। तो किस सब्जेक्ट को हम अलग करेंगे, नाम अर्थात हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब करते हैं जब कम से कम दो वाक्य होंगे, दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट्स क्या हो, अलग अलग। पहले वाक्य में सब्जेक्ट कुछ होगा, दूसरे वाक्य में दूसरा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट भी अलग अलग होंगे और दोनों वाक्यों की क्रियाएं भी अलग अलग होंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं द सन रोज, पहला वाक्य हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं द फॉग डिसअपीयर्ड, द सन रोज सूर्य उग गया, द फॉग डिसअपीयर्ड कोहरा गायब हो गया। सब्जेक्ट अलग अलग है, क्रियाएं भी अलग अलग हैं। क्रियाएं यहाँ पे रोज का प्रयोग है, राइज का सेकंड फॉर्म, यहाँ पे डिसअपीयर्ड का प्रयोग है। तब जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट अलग होंगे, क्रियाएं अलग अलग होंगी, साथ ही दोनों क्रियाओं में रीजन और रिजल्ट का संबंध होगा। रीजन है सूरज का उगना, एक क्रिया रीजन प्रकट कर रही है, और इसका रिजल्ट क्या है, कोहरे का गायब होना। इस क्रिया से आपका रिजल्ट प्रकट किया, सारा कंडीशन अप्लाई हो गया। जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों, दोनों क्रियाओं में क्रियाएं तो अलग होंगी ही, साथ ही साथ दोनों क्रियाओं में रीजन और रिजल्ट, कारण एक से प्रकट होगा, दूसरे से रिजल्ट परिणाम व्यक्त होगा, का संबंध होगा, तब ऐसी स्थिति में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं, ठीक। सवाल होता है कि किस क्रिया को हम एब्सोल्यूट करेंगे, किस सब्जेक्ट को हम फ्री करेंगे। दो क्रियाएं होंगी, फिर तो किसको करेंगे, सवाल ये होता है इसको करेंगे किसको करेंगे, जो क्रिया रीजन प्रकट करेगी। इस वाक्य की क्रिया क्या है, रोज, ये क्रिया रीजन प्रकट करेंगे, तो इसके सब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट कर देंगे, मतलब इसको हम पहले लिख देंगे, फ्री कर देंगे, मुक्त कर देंगे, द सन हो गया, ठीक। जैसे ही उस सब्जेक्ट को हम फ्री कर देंगे, जिस क्रिया से रीजन प्रकट होगा उसके सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट कर देंगे, लिख देंगे, और उस क्रिया के वाक्य के कर्ता पर, वाक्य के वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रीजन प्रकट करने वाली जो क्रिया है उसके पहले हैविंग का प्रयोग करके उसको हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे।
इसका मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होता क्या है, सब्जेक्ट रखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग करके उस क्रिया को किस फॉर्म में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में। बात समझ में आई? फिर से समझते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब होता है, जब सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे, क्रियाएं भी अलग अलग होंगी, दोनों क्रियाओं में रीजन और रिजल्ट का संबंध होगा, कारण और परिणाम, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। जो क्रिया, चूंकि दो क्रियाएं हैं, एक रीजन एक रिजल्ट, तो जो क्रिया रीजन प्रकट करेगी उसके सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे। रीजन है सूरज का उगना। फिर क्या करेंगे, जो रीजन प्रकट करने वाली क्रिया है उसके ऊपर हैविंग का प्रयोग करके उस क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। हैविंग का प्रयोग करेंगे, इसके बाद द सन हैविंग, फिर इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइजन, द सन हैविंग राइजन। फिर क्या लगा देंगे, कामा। कामा लगाने के बाद जो रिजल्ट प्रकट करने वाला वाक्य है, रिजल्ट दिखाने वाला जो वाक्य है, उसको आगे जोड़कर लिख देंगे, हो जाएगा द फॉग disappeared, the sun having risen, the sun having risen मतलब सूर्योदय होने पर the fog disappeared, दोहरा समाप्त हो गया। बात समझ में आई? इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसान है। The teacher entered the class, दूसरा सेंटेंस, the students became silent। ठीक, ध्यान देंगे कि जब हम वर्ब इंटर का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग है, लेकिन इसके बाद हम किसी इन का प्रयोग नहीं करेंगे, एटीन का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करें। सिंटेक्स में आ सकता है, जो आपका 4 नंबर का होगा बोर्ड एग्जाम में। सिंटेक्स आप ग्रामर की टॉपिक पढ़ेंगे, सिंटेक्स जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसके अनुसार अगर कोई उसमें शुद्धि होती है तो उसको दूर करते हैं। जैसे एग्जाम में आपके बोर्ड में दे दिया, यहाँ पे इन दे दिया या तो इनटू दे दिया, तो आप इन की जगह इनटू कर देंगे या इनटू की जगह इन कर देंगे। लेकिन पता होना चाहिए जब वर्ब हम इंटर का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। द लगाएंगे यहाँ पे, होगा द टीचर एंटर्ड द क्लास, अध्यापक कमरे में प्रवेश किए, द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, छात्र शांत हो गए। रीजन है अध्यापक का कमरे में प्रवेश करना और उसका रिजल्ट क्या है, छात्रों का शांत होना। इस वाक्य में रीजन किससे प्रकट हो रहा है, पहले वाक्य से, तो इसके सब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, तो द टीचर हो गया, टीचर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस क्रिया से पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, हैविंग, सब्जेक्ट प्लस हैविंग, हैविंग का प्रयोग करके इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसका थर्ड फॉर्म में ही होता है इंटर्ड, जो शेष भाग है वाक्य में उसको आगे जोड़कर लिख देंगे, इंटर्ड द क्लास, कामा कर देंगे, दूसरा वाक्य जो रिजल्ट प्रकट करने वाला वाक्य है उसको आगे जोड़कर लिख देंगे, हो जाएगा यहाँ पे द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। ध्यान देंगे कि जब वाक्य में हम कामा लगा देते हैं तो इसके बाद स्मॉल लेटर में आ जाएगा। आप अलग अलग वाक्य लिखिए, इसलिए यहाँ पे द कैपिटल लेटर में है। यहाँ पे भी ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे था दूसरा वाक्य, यहाँ पे द का प्रयोग हुआ तो यहाँ पे स्मॉल हो गया, क्योंकि वाक्य ब्रेक हो गया। सिंथेसिस सेंटेंस कितने वाक्य होते हैं, केवल एक वाक्य होते हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं, लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे तो कामा लगा देते कि जो वाक्य लिखेंगे तो वो हमेशा स्मॉल से आएगा। हाँ, अगर कोई सब्जेक्ट के रूप में नाउन होगा तो उसको हम कैपिटल से लिखेंगे। देख रहे हैं, फिर से समझते हैं, द टीचर एंटर्ड द क्लास, अध्यापक कमरे में प्रवेश किए, पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, रीजन है अध्यापक के कमरे में प्रवेश करना और रिजल्ट इसका है छात्रों का शांत होना। जिस वाक्य से रीजन प्रकट होगा, पहले वाक्य से रीजन प्रकट हो रहा है, इसलिए द टीचर लिखने के बाद हैविंग का प्रयोग करके इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। एंटर्ड इसका थर्ड फॉर्म में होता है और जो शेष भाग है उस वाक्य का आगे जोड़कर कामा लगा देंगे और कामा लगाने के बाद जो दूसरा वाक्य है उसको आगे जोड़कर
लिख देंगे। ये आपका हो गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। दूसरा एग्जांपल अभी हम लेते हैं, ठीक है। द स्काई वाज क्लाउडी, दूसरा वाक्य है वी डिड नॉट गो आउट। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका समझने का। द स्काई वाज क्लाउडी, बादल जो आकाश जो कि बादल से घिरा हुआ था, मतलब आकाश में बादल थे, इसका सेंस है वी डिड नॉट गो आउट, हम लोग बाहर नहीं गए। अब दो सेंटेंस हैं, दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हो गए। रीजन है आकाश का बादलों से घिरा होना, आकाश का बादलों का आकाश में होना, और दूसरा उसका रीजन क्या है कि बाहर न जाना। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो क्रिया रीजन प्रकट कर रही है उसके सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। इस वाक्य से रीजन है बादलों का होना आकाश में, तो इस सब्जेक्ट को लिख देंगे द स्काई, पहली बात। दूसरी बात कि अब हम देख रहे हैं कि वाक्य में क्रिया क्या आ गई यहाँ पे। वैसे तो हैविंग का प्रयोग करके हम वर्ब थर्ड फॉर्म में रखते थे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्रिया क्या आ गई? वाज। तो नियम क्या आता है इसमें? नियम आता है कि जब वाक्य अंतर्गत कितनी क्रियाएं आती हैं? 5। बी के अंतर्गत कितनी क्रियाएं आती है भाई? 5 क्रियाएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं क्रियाएं? इज, एम, आर, वाज, वर। नियम क्या है? नियम है कि जब वाक्य में रीजन दिखाने वाली क्रिया बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक हो, मतलब इसके अलावा कोई दूसरी क्रिया न हो, एज अ मेन वर्ब के रूप में हो। फिर से समझते हैं, जब वाक्य में रीजन दिखाने वाली क्रिया बी के अंतर्गत जो क्रियाएं आती हैं इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक हो, तब उसको हम बीइंग में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? बीइंग में। ठीक है, इसको हम बीइंग में बदल देते हैं, जो कि इसका पार्टिसिपल होता है। तो हो जाएगा द स्काई बीइंग क्लाउडी। हाँ, द स्काई बीइंग क्लाउडी। फिर गामा लगाकर जो दूसरा वाक्य है आगे जोड़कर लिख देंगे वी डिड नॉट गो आउट। दिमाग में बात आ सकती है कि हमने इसका प्रयोग बताया था आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी, कि बी के अंतर्गत अगर क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक आया हो तो इसका पार्टिसिपल बीइंग होता है। यहाँ भी बीइंग का प्रयोग हो रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, कैसे पता लगेगा? बिल्कुल आसान। आसान तरीका क्या है जानने का, कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बी, इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग करते हैं बी के अंतर्गत, तो दोनों वाक्य जब हम बीइंग में उसको चेंज करते हैं तो दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होते हैं? एक होते हैं। क्या होते हैं? एक। और यहाँ पे क्या होगा? दोनों के सब्जेक्ट क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे वहाँ पे क्या था? आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था, कॉन्सेप्ट करने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ क्लियर हो जाए। प्रेजेंट पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, वहाँ पे क्या था कि आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था, आई ड्रैंक द वाटर, मैंने पानी पिया। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या था? आई। ओके, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है। द स्काई वॉज क्लाउडी, आकाश में बादल था। वी डिड नॉट गो आउट, यहाँ पे बी है, यहाँ पे स्काई है। तो जैसे ही जो रीजन प्रकट करने वाली क्रिया है उसको हम रखेंगे पहले, और फिर उसके बाद बी के अंतर्गत जो क्रिया देगी उसको बी में बदल कर जो शेष वाक्य का भाग है उसको लिखकर गामा लगा देंगे और दूसरे वाक्य को आगे जोड़कर लिख देंगे। एक बात और समझना है बारीकी यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बी के अंतर्गत आई हुई क्रिया को बीइंग में बदलते हैं तो बीइंग का प्रयोग हम सब पहले करते हैं। कब करते हैं? वाक्य में सबसे पहले करते हैं। लेकिन जब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? द स्काई, तब उसके बाद। वहाँ पे क्या था? आई वॉज थर्स्टी, आई ड्रैंक द वाटर, मैं प्यासा था, मैंने पानी पिया। तो लिखते क्या है? बीइंग थर्स्टी कामा आई ड्रैंक द वाटर। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। इट्स क्लियर? हाँ, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। और एक चीज समझना है यहाँ पे, द कैप्टन वाज किल्ड, the soldiers
ran away. The captain was killed. कप्तान मार दिया गया या कप्तान को मार दिया गया. The soldiers ran away. सिपाही भाग गए. रीजन क्या है? कप्तान को मारना और उसका रिजल्ट क्या है? सैनिकों का भागना. तो पहले वाक्य से रीजन प्रकट हो रहा है. इसके सब्जेक्ट पर लिखते हैं द कैप्टन. अब देख रहे हैं कि वाक्य पैसिव वॉइस में है. किसमें है? पैसिव वॉइस में है. तब क्या करेंगे? इसको जब हम चेंज करेंगे पार्टिसिपल में, परफेक्ट पार्टिसिपल में, तो चूंकि पैसिव वॉइस में तो परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस क्या होता है? मैंने बताया था वहां पे. यही चीज है यहाँ पे. हैविंग का प्रयोग करके बीइंग का प्रयोग कर देंगे, फिर उस क्रिया को थर्ड फॉर्म में रखते हैं जो कि ऑलरेडी होती है. इसी तरीके से पैसिव वॉइस में है तो हैविंग का प्रयोग करेंगे यहाँ पे. हैविंग बीन. किल्ड का प्रयोग उसी तरीके से कर देंगे. द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड. फिर कामा करके दूसरा वाक्य आप जोड़कर लिख देंगे. द सोल्जर्स रैन अवे. ठीक है. फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं. द क्लास वाज ओवर. द टीचर left the क्लास. ठीक. द क्लास वाज ओवर. क्लास समाप्त हो गया, कक्षा समाप्त हो गया, कक्षा खत्म हो गई. द टीचर लेफ्ट द क्लास. अध्यापक ने क्लास छोड़ दिया. रीजन क्या है? क्लास का समाप्त होना, कक्षा का समाप्त होना, और उसका रिजल्ट क्या है? अध्यापक का क्लास को छोड़ना. तो पहले वाक्य से रीजन प्रकट हो रहा है. उसके सब्जेक्ट को पहले आप लिखेंगे. सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है. हो जाएगा यहाँ पे द क्लास. अब आगे यहाँ पे वाज. बी के अंदर क्रिया आई है तो उसको हम किसमें बदल देंगे? बीइंग बदल देंगे. द क्लास बीइंग ओवर. क्या लगा देंगे? कामा. और दूसरे वाक्य ध्यान देंगे, क्योंकि आप ग्रामर स्टडी कर रहे हैं, ग्रामर आप पढ़ रहे हो, तो कहाँ पे कामा होगा, कहाँ पे किस तरीके से वाक्य को क्रिएट करना है, बहुत ही मस्ट है. इसको जानना बहुत ही जरूरी. द टीचर left the class. ठीक. It is all about for today, and after some time I will send you a note which you will write in your copy. Okay. Thank you.